में विजिट कर सकते हैं तो संस्था में विजिट करें, ठीक है। जो भी आपकी जानकारी है तो उस जानकारी के अनुसार आप संस्था में विजिट करें और आके अपनी पूरी जानकारी लें और फिर अपना बैच ज्वाइन करें। तो शुरू करते हैं आज अपने सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए। तो आज अपने जो पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ रहे हैं बेटा जी? अपना सब्जेक्ट क्या है? हिंदी है, ठीक है। और हिंदी में अपने दो भाग शुरू कर रखे। एक गद्य के लिए क्या शुरू कर रखे? अपने व्याकरण शुरू कर रखा है, और दूसरा हमने साहित्य शुरू कर रखा है, ठीक है। तो व्याकरण के अंदर हमारा जो तीसरा दिन है, तो पहले हम आज फिर से व्याकरण पढ़ेंगे। तो व्याकरण के अंदर हमने जो शुरू कर रखा है वो शुरू कर रखा है भाषा का संविधान में उल्लेख, यही शुरू कर रखा है। तो जी शुरू करते हैं इसको वापस शुरू से। व्याकरण वाला भाग, ठीक है जी। भाषा का संविधान में उल्लेख, यही पढ़ा था ना। तो अपने को ना बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं लिखनी, सिर्फ ये याद रखना है। अपने को बार बार नहीं लिखना संविधान का भाग ऐसा कुछ नहीं। तो हमें डायरेक्ट लिख लेना है कि हम, अपने को पता है कि हम संविधान के अनुसार अपनी भाषा को जान रहे हैं, तो अपने को डायरेक्ट यहाँ लिख लेना है कि जो अपने लिख रहे हैं तो उसमें संविधान में भाषा का जो उल्लेख है वो कौन से भाग में किया गया है। तो कौन से भाग में किया गया ये जानना है। फिर हमें ये जानना है कि संविधान की जो अनुसूची है, तो भाषा का उल्लेख संविधान की कौन सी अनुसूची में किया गया है, ठीक है जी। फिर उसके बाद में अपने को जानना है कि भाषा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है। ये पार्ट हो गया, ये शेड्यूल हो गया, और ये आर्टिकल हो गया, ठीक है। तो भाग कौन सा था जिसमें हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया? भाग 17 है। और अनुसूची कौन सी है बेटा जी? 8वीं अनुसूची है, ये याद रखना है। और अनुच्छेद कौन सा है? 343 से 351 तक ये उल्लेख किए गए, ठीक है जी। तो सबसे पहले अपने अनुच्छेद, यहां पर अनुच्छेद 343 की बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 343 में क्या कहा गया? 343 में क्या कहा गया? संविधान में भारत को किस शब्द से पुकारा गया? संघ के नाम से। भारत एक संघ है, ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है। भारत एक संघ है, ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया? 1 में कहा गया कि भारत एक क्या है? संघ है। संघ क्यों है? कि वो अलग अलग राज्य थे, उनसे मिलाकर एक राष्ट्र बनाया गया, एक संघ बनाया गया। तो हमें अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि यहां संघ लिखा होगा डायरेक्ट, संघ की राज भाषा। संघ की राजभाषा क्या लिखा गया है? राजभाषा हिंदी। और लिपि कौन सी होगी बेटा?
लिपि देवनागरी। ये बात लिखी है 343 में कि भारत एक संघ है, ये अनुच्छेद 1 है, तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी होगी। जो अंक हैं अपने, अंकों का जो रूप है वो अंतरराष्ट्रीय रहेगा। जो अंक है उनका जो रूप है वो कौन सा रहेगा बेटा जी? अंतरराष्ट्रीय रहेगा। अंतरराष्ट्रीय रहने का मतलब है इस प्रकार से लिखा जाएगा, जो ये अपन लिखते हैं ना, ये अंकों का रूप कौन सा है बेटा जी? अंतरराष्ट्रीय रूप है, तो यही रहेगा। ये संविधान में लिखा है कि अपने जो अंकों का रूप वो अंतरराष्ट्रीय रहेगा, ये वाला ही रहेगा। तो अपने जो हिंदी में अपने लिखते हैं ना, ऐसे करके ऐसे लिख दिया, फिर ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, तो ऐसे करके ऐसे लिख दिया, तो ये वाला नहीं रूप माना। कौन सा रूप माना है? अंतरराष्ट्रीय माना है। भाषा कौन सी अपनी और लिपि कौन सी अपनी? देवनागरी। अंकों का रूप अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना कि ये 343 में ये बात कही गई है। अब बात आती है कि जो हमारी हिंदी है वो हिंदी है क्या? हिंदी है क्या? तो क्या हिंदी राष्ट्रभाषा है या फिर हिंदी राजभाषा है? ये अपने को जानना है। क्या हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है? क्या हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है? बिल्कुल है। क्या हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है? तो बिल्कुल राष्ट्रभाषा है। क्या हिंदी हमारी राजभाषा? तो बिल्कुल राजभाषा भी है। अब प्रश्न ये आता है कि संविधान के अनुसार संविधान में हमारी जो भाषा हिंदी है तो उसको क्या स्वीकार किया गया? तो क्या स्वीकार किया गया बेटा? राजभाषा स्वीकार किया गया। तो राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर क्या है ये जानते हैं। तो कोई भी देश है, कोई भी राष्ट्र है, उस राष्ट्र के अंदर सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा, जिस भाषा को वो सर्वाधिक प्रयोग करते हैं, वो उस देश की, वो उस राष्ट्र की भाषा होती है। क्लियर है? जिस देश के अंदर कोई भी वहां की जो जनता है, कोई जो उसकी वहां की भाषा है, उसका प्रयोग सर्वाधिक करते हैं, तो उस देश की भाषा होगी, उस राष्ट्र की भाषा होगी। हुई या नहीं हुई बेटा? होगी ना? इसलिए हमारे देश में जो सर्वाधिक भाषा का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? हिंदी का। तो हिंदी हमारी राष्ट्र की भाषा है, लेकिन संविधान में इसको राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भारत अलग अलग राज्यों से मिलकर एक राष्ट्र बना है, और अलग अलग जो राज्य हैं तो उनकी अलग अलग विशेषताएं, उनकी संस्कृति है, उनकी वेशभूषा, उसका खान पान, उनका रहन सहन, उनकी भाषा। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे राज्य हैं तो उनकी सभी राज्यों की अपनी एक भाषा है। चाहे पंजाब है तो पंजाबी है, गुजरात है तो गुजराती है, तो इस प्रकार से राजस्थान है तो राजस्थानी है, बिहार है तो उनकी भोजपुरी है। तो इस प्रकार से अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी अलग अलग भाषा। तो इसलिए क्या हुआ कि अगर हम पूरे राष्ट्र की एक भाषा बना देते तो सभी राज्यों के अंदर अलग अलग भाषा न होकर एक ही भाषा का प्रयोग करना पड़ता, जो क्या था हमारे लिए मुश्किल था। तो मुश्किल ये था कि आज चाहे वो गुजराती है, चाहे वो बंगाली है, चाहे वो आज वो भोजपुरी है, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो राजस्थानी है, तो उसको उन सभी को एक ही भाषा का प्रयोग करना होता। तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि अलग अलग राज्य थे, वहां अलग अलग भाषा थी। इसलिए हमने हिंदी को कौन सी भाषा के रूप में स्वीकार किया? राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। तो आज एक छोटी सी बात है कि हमारे संविधान के अंदर कितने राज्यों की जो राजभाषा उसको स्वीकृति दी गई है, अर्थात मान्यता दी गई है। कुल कितनी भाषा को दी गई है मान्यता? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। तो हमारे जो राजभाषाएं वो कितनी है? कुल 22 है। इसका मतलब क्या है कि जिन राज्यों की भाषा को मान्यता दे दी गई है तो वहां तो वो अपनी उस भाषा को राजभाषा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अपने राजस्थान की बात करें, अपन जब राजस्थान में रह रहे हैं तो राजस्थान के अंदर क्या है कि राजस्थानी को राजभाषा का दर्जा भी दिया नहीं है। तो उस कंडीशन में हमारे राज्य की जो राजभाषा वो कौन सी रहने वाली है? हिंदी रहने वाली है। तो राजस्थान की राजभाषा कौन सी हो गई बेटा? हिंदी। तो हम हमारे जो भी सरकारी अर्थात गवर्नमेंट के जितने भी काम हैं, प्रशासनिक कार्य हैं, वो सारे के सारे कौन सी भाषा में करते हैं बेटा? हिंदी में करते हैं। क्लियर है यहां तक? कोई किंतु परंतु यहां तक क्लियर हो गया ना? तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है और राजभाषा भी है, लेकिन आपके एग्जाम में प्रश्न आने पर आपको राजभाषा उत्तर देना है।
क्योंकि हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। क्लियर होगी यहां तक? गुड। तो भाग कौन सा बेटा जी? अनुसूची कौन सी? 8वीं। और अनुच्छेद कौन सा? 343 से 351। अपने जो काम का है वो कौन सा है? 343 ही काम का। तो आपको याद रखना है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि कौन सा है? देवनागरी। ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है। और अंक का उनका अंतरराष्ट्रीय रूप है ये वाला, और जो हमारी हिंदी है उसको राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है जी, यहां तक हो गया। अब हम थोड़ी सी बात और जान लेते हैं कि जो हिंदी है हमारी, हिंदी भाषा की जननी। जननी का मतलब है हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? कौन सी भाषा से हमारी हिंदी आई है? तो कौन सी भाषा से आई बेटा? संस्कृत से आई है। तो अपने को याद रखना है कि जो हमारी हिंदी है वो कौन सी भाषा से आई है बेटा? संस्कृत से आई है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि जो हमारी हिंदी की जो जननी है वो संस्कृत है। अगर आपको भाषाओं के आधार पर पूछा जाए तो आपको संस्कृत देना है। जब हमने हिंदी का विकास क्रम की बात की थी वो भी मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, इसी के साथ। तो यहां लिख देता हूं मैं हिंदी का विकास क्रम। हिंदी का विकास क्रम। तो हिंदी के विकास क्रम में अपने को जानना है कि जो हमारी हिंदी थी वो हिंदी पहले हिंदी नहीं थी, वो कुछ और भाषाएं थी। धीरे धीरे करते करते हम हिंदी तक पहुंचे। तो सबसे पहले लिखित रूप में हमें वेद मिलते हैं। तो वेदों में जिस भाषा का प्रयोग किया गया वो संस्कृत थी, और वेदों में प्रयोग करने के कारण उस भाषा का नाम क्या रख दिया गया बेटा जी? वैदिक संस्कृत रखा गया। वेदों में जिस संस्कृत का प्रयोग किया गया था उसका नाम रख दिया गया था वैदिक संस्कृत। तो भाषा के विकास की बात जब कर रहे हैं, हिंदी भाषा के विकास की बात करें, तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में से जो अपनी भाषा है, लोगों के द्वारा बोले जाने वाली संस्कृत का प्रयोग अब साहित्य में करने लगे। तो यहां पर हमने लौकिक, जो आम जनता की संस्कृति, उसका प्रयोग किया, तो वो हो गई लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के अंदर के बाद हमारे देश के अंदर एक जो धर्म है बड़ा जोर शोर से फैला और विस्तृत रूप से फैला, और उसका कारण यह था कि जो आम जनता की जो भाषा है वो सभी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अपने जो ग्रंथ थे, अपने जो विचार थे, वो पाली भाषा में लिखे। तो पाली भाषा आ गई। फिर जैन धर्म आया तो उन्होंने अपने विचार जो है वो प्राकृत भाषा में लिखे। ठीक है, प्राकृत भाषा के बाद जो ये भाषाएं थी उनका अपना मिला हुआ रूप आ गया। तो मिला हुआ रूप जो था वो था अपभ्रंश। कौन सा रूप था बेटा जी? अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब होता है टूटा हुआ, मिला हुआ, मतलब भाषाओं का मिक्स रूप आ गया यहां पे। फिर अपभ्रंश के बाद में इसी में से बहुत सारी भाषाएं निकलती हैं, लेकिन उसमें से एक भाषा निकलती है, कौन सी बेटा जी? सौर सैनी निकलती है। सौर सैनी। ये सौर सैनी अपभ्रंश है। कौन सी बेटा जी? सौर सैनी अपभ्रंश। और इसी सौर सैनी अपभ्रंश में से जो भाषा आती है वो आती है पश्चिमी हिंदी। जो पश्चिमी हिंदी थी ना बेटा जी, वही हमारी हिंदी थी। ठीक है, तो इसको हम ऑब्लिक लगा के लिखते हैं। तो ये हो गई अपनी हिंदी। और जो हिंदी है वो वही क्या है बेटा जी? खड़ी बोली है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारी जो हिंदी का विकास हुआ है वो वैदिक संस्कृत से, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर सौर सैनी अपभ्रंश, फिर पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी ही हिंदी, और हिंदी ही अपनी क्या? खड़ी बोली। तो आज अपने हिंदी को किस नाम से जानते हैं बेटा जी? खड़ी बोली के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट एक प्रश्न आता है हमारा जो बड़े काम का है। हम यहां लिख रहे हैं इसी के अंदर जो हमारी लिपि है, थोड़ा सा जान लेते हैं यहीं पर।
इनके बारे में। लिपि कौन सी है? अभी अभी हमने जाना है कि लिपि हमारी कौन सी है बेटा? देवनागरी हमारी लिपि है। कौन सी है बेटा जी? देवनागरी। यहां एक प्रश्न आता है, सेकंड ग्रेड का एक मुख्य प्रश्न आता है कि जो देवनागरी लिपि है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? कौन सी? देवताओं के, ठीक है, हाँ आप बताओ। योगात्मक, वियोगात्मक, लिपि वियोगात्मक है, ठीक है, आप बताओ। हाँ सर। तो आपको लिपि के बारे में बता दूं कि हमारी जो लिपि है ना वो मुख्य रूप से कितनी लिपियों के रूप में चलते हैं? एक ब्राह्मी लिपि है, क्या क्या है? एक ख्रोष्टी और एक ब्राह्मी लिपि है। ख्रोष्टी जो लिपि है ना वो उर्दू की तरह चलती है, जैसे अपने ये दायां है और ये बायां है। जो ख्रोष्टी लिपि है वो दाएं से कहां चल रही है बेटा? बाएं चल रही है। और जो ब्राह्मी लिपि है वो बाएं से दाएं चल रही है। क्लियर है? तो ये जो दो लिपि हैं तो उसमें से जो अपनी हिंदी है वो किस में से आई है? ख्रोष्टी में से आई है या ब्राह्मी से आई है? तो अपने को पता चल गया कि जो ख्रोष्टी है वो तो उर्दू की, और जो अपनी जो ब्राह्मी है वो किसकी होगी? हिंदी की होगी। तो अपने को याद रखना कि जो अपनी देवनागरी लिपि है उसकी उत्पत्ति हुई है कुटिल से। किससे हुई है बेटा? कुटिल से। और जो कुटिल की उत्पत्ति हुई है ना वो हुई है गुप्त से। किससे हुई है? और जो गुप्त की उत्पत्ति हुई है ना वो हुई है ब्राह्मी से। आपको पता है सबसे ज्यादा आज तक जो सेकंड ग्रेड के रूप में प्रश्न पूछा गया ये वाला प्रश्न पूछा गया। आप जब पुराने पेपर उठा के देखोगे तो अपने को ये तो पता है देवनागरी है, ये भी अपने को पता है ब्राह्मी है, लेकिन देवनागरी की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? कुटिल से। और कुटिल की उत्पत्ति किससे हुई है? गुप्त से। और गुप्त की उत्पत्ति किससे हुई है? ब्राह्मी से हुई है। ये अपने को ध्यान रखना है। तो आपको पता है वो पूछ लेता है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो अलग अलग नाम दे देते हैं कि रोमन भी लिख देता है वो, और भी बहुत सारी लिपियों के नाम लिख देता है। तो उसमें नाम एक आ जाता है कुटिल। और अपने पास तो अपने तो क्या पढ़ रखा होता है, और वहां आ जाता है कुटिल, और हमें तो पता ही नहीं होता कि कुटिल है या कौन सी है तो कौन सी है। तो अपन क्या करते हैं फिर वहां देवनागरी होती नहीं है तो तुक्का लगा के आ जाते हैं या फिर हम छोड़ के आ जाते हैं। और मैक्सिमम जो प्रश्न पूछा गया वो ये वाला ही पूछा गया। ठीक है जी। अगर हम खड़ी बोली की बात करें तो खड़ी बोली के अन्य नाम कौन सी हैं? अगर खड़ी बोली की बात करें तो खड़ी बोली के अन्य नाम कौन से हैं? जो खड़ी बोली अपनी हिंदी भाषा है तो उसको खड़ी बोली कहा जाता है। खड़ी बोली के अन्य नाम टकसाली कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? टकसाली भी कहा जाता है। जनपदीय भी कहा जाता है। ठीक है, जनपदीय कहा जाता है, इसको टकसाली कहा जाता है। और एक नाम और है, शुद्ध तो है। एक नाम ये आपने पढ़ा है? पढ़ा है? किसके लिए पढ़ा आपने? खड़ी बोली के लिए पढ़ा ना? तो अब देखो प्रश्न क्या आता है, कैसे कुटिल और कैसे, ये वाला प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा जाता है। ये वाला प्रश्न कहां पूछा जाता है? ये वाला खड़ी बोली वाला ये पूछा जाता है। कौरवी, कैसे कौरवी पूछा जाता है इधर, और कैसे कुटिल इधर पूछा जाता है। ये ध्यान रखना है अपने को। तो खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है? बस ये याद रखना अपने को, टकसाली और कौरवी, ये दो नाम याद रखने। इसके बाद अपने को देवनागरी लिपि की बात करें तो कुटिल याद रखना है। क्लियर हो गया? ये दो बातें आपके लिए आपने नहीं पढ़ी है तो आपके लिए क्या है? नहीं है, लेकिन सेकंड ग्रेड के अंदर ये दो प्रश्न पूछे जाते हैं। पैट है सेकंड ग्रेड के लिए फिक्स, ये वाला कुटिल वाला और ये वाला को। अब क्या होता है कि हमने ना पढ़ तो लिया
अब हमने विस्तृत रूप से नहीं पढ़ा तो हमें ये पता नहीं चलता, तो हम वहां जाके हमें आसान से प्रश्न क्या हो जाते हैं, हमारे गलत हो जाते हैं। तो अपनों को याद रखना है कि जो देवनागरी लिपि है उसकी उत्पत्ति किससे हुई बेटा, कुटिल से, और कुटिल की किससे हुई, गुप्त से, और गुप्त की किससे हुई, और मुख्य जो लिपि हमारी वो कौन सी है, मुख्य जो लिपि हमारी ब्राह्मी, तो ब्राह्मी से ही हमारी देवनागरी लिपि है। और देवनागरी के बीच में ये दो नाम याद रखने हैं। फिर अपने को याद रखना है कि वैदिक, ये सारा ये इंपॉर्टेंट है सेकंड ग्रेड के लिए, इतना सा जो भाग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आराम से इसी में से आपको पता है एक पेपर में इतने में से 4-5 प्रश्न आए हुए होते हैं। वो ये भी पूछ लेता है, ये भी पूछ लेता है, और हिंदी की उत्पत्ति भी पूछ लेता है कि हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है। जैसे अपने कल बात कर रहे थे, क्या वो अपभ्रंश से हुई है, या फिर क्या लौकिक संस्कृत से हुई है, या वैदिक संस्कृत से हुई है, या फिर सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। तो अपना जो इधर से पहला आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इसमें से एक प्रश्न आ जाता है, एक प्रश्न ये आ जाता है, और एक प्रश्न ये आ जाता है। तो 3-4 प्रश्न इसी में से आ जाते हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद जब हम भाषा की उत्पत्ति और विकास पढ़ेंगे तो इनके बारे में हम जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी कितनी कितनी भाषाएं आ रही है, वो क्या है क्या नहीं है, तो सारा अपन जान लेंगे। क्लियर है? यहां तक कोई किंतु परंतु नहीं? ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है तो समय के चांस बहुत कम रहते हैं कि इस डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी उत्पत्ति किससे हो रही है, इसकी उत्पत्ति किससे हो रही है, इसकी उत्पत्ति कैसी हुई। वो ढूंढाड़ी खस वो सारी लहंदा वो सारी मैं करवा दूंगा आपको। भाषा की उत्पत्ति और विकास वाला टॉपिक करेंगे ना, उसमें सारा करवा दूंगा ये वाला अलग से। यहाँ एक शॉर्ट रूप है तो मैंने इसलिए यहाँ पे करवा दिया। एक बेसिक तैयार होगा, बेस तैयार हो गया हमारा, बेस के साथ फिर हम आगे उसको जोड़ के पढ़ लेंगे। तो ये याद रह गया, याद रह जाएगा। इंपॉर्टेंट मुख्य रूप से ये याद रखना है, और इधर से अपने को ये वाला याद रखना है। क्लियर हो गया बेटा जी यहां तक? तो ये अपना था कि हिंदी भाषा की जननी कौन सी है बेटा, संस्कृत है। और हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत है, संस्कृति ही थी अपने पास, फिर उसके बाद लौकिक संस्कृत है, फिर पाली है, फिर प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है, फिर सौरसेनी अपभ्रंश है, और सौरसेनी में से पश्चिमी हिंदी है, फिर हिंदी है। और अब हिंदी ही क्या अपनी खड़ी बोली, और खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है, कौरवी के नाम से जाना जाता है, और टकसाली के नाम से जाना जाता है। उसके बाद लिपि हमारी देवनागरी है, देवनागरी की उत्पत्ति कुटिल से, कुटिल की उत्पत्ति गुप्त से, और गुप्त की उत्पत्ति ब्राह्मी से हुई है। क्लियर है यहां तक? गुड, बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन। बैकग्राउंड चेंज करूं? ये रख लो ये, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपन चेंज कर लेते हैं। ये सही है। तो अपने क्या पढ़ रहे थे, संविधान में भाषा का उल्लेख पढ़ रहे थे। यहां थोड़े से कलर और तरीके से लेने पड़ेंगे अपने। तो यहां अपन पढ़ रहे हैं सही है, राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा बताओ कौन सी है, हिंदी है। राष्ट्रभाषा कौन सी है, हिंदी है। उस राष्ट्र के सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोला जाना। इस सिंपल लैंग्वेज में लिखा है मैंने कि कोई भी राष्ट्र है, उस राष्ट्र के जो सर्वाधिक लोग हैं, जिस भाषा का प्रयोग करेंगे वो कौन सी भाषा होगी, अपनी राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा अपनी कौन सी है, हिंदी है। लेकिन संविधान के अनुसार राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, संविधान के अनुसार राष्ट्रभाषा नहीं है। तो संविधान के अनुसार जो हमारी भाषा वो कौन सी है बेटा, राजभाषा। तो अपनी राजभाषा वो कौन सी है बेटा, हिंदी है। कौन सी है, हिंदी है। तो यहां मैं एक थोड़ी सी कर देता हूं, तो यहां मैं क्रॉस लगा देता हूं, इसको मैं सही कर देता हूं।
ठीक है, कि हमारी राष्ट्रभाषा प्रश्न के अनुसार, अपने पेपर के अनुसार अपने को नहीं रखनी, अपने को कौन सा रखना है, राजभाषा रखनी। तो राजभाषा कौन सी होगी बेटा, कौन सी होगी, हिंदी होगी। तो अपने को ध्यान रखना है कि प्रशासनिक, हाँ राजकीय, ऐसे लिख देता हूं, ये आसान है तो ये लिख देता हूं, राजकीय काम काज की भाषा। क्लियर? तो राजकीय कामकाज की जो भाषा है वही हमारी राजभाषा है। क्लियर है? ठीक है जी। तो अभी राजभाषा के बारे में आगे जानेंगे, तो यहां अपने जान लेते हैं हिंदी दिवस। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बेटा? 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है बेटा जी, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब मुझे यह बताना कि 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है, यह बात अपने को यहां पूरी करनी है। 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? तो आपको ध्यान देना है कि 14 सितंबर को मनाए जाने का कारण क्या है। तो आपको लिखना है 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये इसका एक रीजन था। नेक्स्ट, फिर दूसरा है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। और 10 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? 10 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है बताओ, पता है आपको? यहां देखो, 10 जनवरी 1975 को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी भाषा सम्मेलन हुआ था। ठीक है, कि 10 जनवरी 1975 को नागपुर के अंदर प्रथम विश्व हिंदी भाषा जो सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 10 जनवरी 1975 को। ठीक है जी, लेकिन मनाया कब जाना शुरू हुआ? ये 1975 की बात है। विश्व हिंदी दिवस कब से मनाया जा रहा है आपको पता है? मनमोहन की सरकार कब थी? कब थी? 2004 से लेकर 2000 कितने साल? 4 और 5, 4 और 5 कितने होते हैं? 9, और 9 और 5 कितने होते हैं? 14। 2 साल पूरे हो गए। बताओ
2006 से ये विश्व हिंदी दिवस है जो मनाया जा रहा है। ठीक है, तो अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। तो 2006 से फिर आता है मातृभाषा दिवस। मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी, 22 फरवरी, 21 मार्च, 22 मार्च, 21 फरवरी। अब इसका क्या नाम हो गया? अब इसका नाम क्या हो गया? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हो गया है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। कि अब इसको अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये मुझे बताओ कि इसको मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है, तो 21 फरवरी 1952 की बात करते हैं अपन। 21 फरवरी 1952। आपको पता है ये मातृभाषा दिवस क्यों मनाया जाना शुरू हुआ? बंगाल जानते हो? बंगाल, तो बंगाल में क्या था, उनकी जो मातृभाषा थी, तो उनकी मातृभाषा को मनाया जाने के लिए बंद कर दिया कि आप अपनी मातृभाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपनी मातृभाषा के लिए क्या किया? संघर्ष किया। क्या किया? मातृभाषा के लिए क्या किया? संघर्ष किया। और वो संघर्ष कर इतना बड़ा हो गया था कि उसमें बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और बंगाल के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जो ढाका के अंदर है। ठीक है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो मातृभाषा दिवस के रूप में जो लड़े थे, जो शहीद हुए थे, तो उनका एक शहीद स्मारक भी बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ? शहीद स्मारक भी बनाया हुआ है। तो अब इनको वापस फिर से अपनी मातृभाषा बोलने का अधिकार कब मिला था? 21 फरवरी 1952 को इनको फिर से अपनी मातृभाषा बोलने का अधिकार दे दिया गया था। इसलिए मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाना शुरू हुआ। अब इसको अंतर्राष्ट्रीय रूप में 1999 से इसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है, तो अब ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा के रूप में मनाया जाता है। अब ये मातृभाषा के रूप में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा के रूप में इसको मनाया जाता है। क्लियर है बेटा जी यहाँ तक? तो अपने को याद रखना, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर के अंदर प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। और मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 21 फरवरी 1952 को बंगाल के जो लोगों को अपनी मातृभाषा बोलने का फिर से अधिकार दे दिया गया था। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया था। क्लियर है यहां तक? गुड। अब आता है अंग्रेजी। अंग्रेजी क्या है? भाषा तो है, लेकिन है क्या? अंग्रेजी क्या है? अंतरराष्ट्रीय भाषा। अंतरराष्ट्रीय है क्या? इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना। अंग्रेजी क्या है बेटा जी? सहायक भाषा। किसकी सहायक भाषा है? हिंदी की। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो हिंदी है उसकी सहायक भाषा है। तो हिंदी क्या है बेटा? तो जो राजभाषाएं हैं ना जितनी भी, तो उन सभी राजभाषाओं की जो सहायक भाषा वो कौन सी है? अंग्रेजी है। तो अंग्रेजी को सहायक भाषा के रूप में रखा गया था। अब इसको यहां ध्यान देना कि कितने वर्ष के लिए रखा गया था? 15 वर्ष के लिए। 15 वर्ष के लिए
सहायक भाषा के रूप में रखा गया था। कितने वर्ष के लिए बेटा? 15 वर्ष के लिए। क्योंकि अब देखो रीजन क्या था उसका कि हमारा देश आजाद नहीं था, गुलाम था। गुलाम था तो किसके गुलाम था वो? अंग्रेजों के। हमारे देश के अंदर जितना भी प्रशासनिक कार्य चल रहा था वो कौन सी भाषा में चल रहा था? अंग्रेजी में ही चल रहा था। और हमारा जो मूल संविधान है वो भी कौन सी भाषा में लिखा गया? अंग्रेजी में लिखा गया। तो अब हुआ क्या कि जब हमारा देश आजाद होता है, हमारा देश कब आजाद होता है? 1947 में आजाद होता है हमारा देश 1947 में आजाद होता है। तो अंग्रेजों ने हमें अपने को यहां अपना सारा जो है वो ले लिया कि अब उन्होंने कहा कि आप अपने देश में अपने तरीके से काम करो, तो आप हमारी तरफ से क्या हो? आजाद हो। ठीक है। तो उस समय सारा जो सिस्टम क्या चल रहा था? अंग्रेजी में चल रहा था। तो अब हमारे पास एक समस्या आ रही थी, क्या हम सारे काम को कुछ ही समय में क्या हिंदी में बदल सकते हैं सारे सिस्टम को? इसलिए हमें समय चाहिए था। तो हमें समय कितना मिला? 15 वर्ष के लिए मिला। आपको पता है कि कुछ एक दो जो लोग थे उनको यहां कुछ समय के लिए रोका भी गया था। किसको रोका गया था? लॉर्ड माउंटबेटन को भी रोका गया था या किसको रोका गया था? मुझे कंफर्म नहीं है। कि लास्ट में कुछ जो गवर्नर थे उनको रोका गया था कि आप कुछ समय के लिए रुको और हमें जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसके बारे में बताओ। तो 1947 में हमारा देश आजाद होता है, लेकिन हमारा जो संविधान है वो कब लागू होता है? 1950 में। अब वो कहता है कि 15 वर्ष के लिए, तो अंग्रेजी को सहायक भाषा के रूप में रखा गया। अब ये सारी चीजें किसके अनुसार हो रही है? संविधान के अनुसार। लेकिन हमारा संविधान लागू कब होता है? 1950। तो 1950 से लेकर 26 जनवरी 1950, तो 26 जनवरी 1950 से लेकर 1965 तक हिंदी हमारी सहायक भाषा के रूप में रहनी थी। और 1965 के बाद ये स्वतः यहां से हट जानी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अभी भी हमारे पास है हिंदी, अभी भी हम इसका प्रयोग कर रहे हैं नहीं कर रहे? तो आपको पता है कि हमारे देश के अंदर अभी जो मैंने सुबह बात की थी कि हमारा देश है जो संघ है, अलग अलग राज्यों से मिलकर बना हुआ है और अलग अलग राज्यों की अपनी कला संस्कृति है, अपनी भाषा है, अपना खान पीन है, वो सारा अलग अलग। तो अलग अलग राज्यों की अपनी अलग अलग भाषा थी। आपको पता है कि अंग्रेजी हमारे देश के कौन से भाग में बोली जाती है? उत्तर भारत में बोली जाती है, तो पश्चिम भाग में बोली जाती है, दक्षिणी भाग में बोली जाती है, साउथ वाले एरिया में, केरला वाले साइड में। साउथ वाले एरिया में ज्यादा बोली जाती है अंग्रेजी। केरला वाला जो साइड है उसमें अंग्रेजी ज्यादा बोली जाती है। आपको उनकी अपनी भाषा है, मैं ये नहीं कहता कि राजभाषा नहीं, लेकिन अगर यहां कंडीशन ये भी हो जाती है कि आपको वो हिंदी में जवाब देना पसंद नहीं करते। मैं ये नहीं कहता कि सारे एक जैसे हैं, लेकिन वो हिंदी में आपको जवाब देना भी पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि हमसे बात करनी है तो अंग्रेजी में बात करो। अब अपने को भी पता है कि चलो मान लो हमें एक आदि को नहीं पता, तो हमारे देश के जो ज्ञानी लोग हैं जिनको पता, तो वो तो क्या करेंगे कि उनको पता है कि अब मान लो कि अब हमारे राजस्थान है तो राजस्थानी में अपने राजस्थानी भाषा का प्रयोग करते हैं, और अब हमें कह दीजिए कि राजस्थानी तो बंद हो जाएगी, अब इसकी जगह अंग्रेजी आ जाएगी, तो अंग्रेजी आपको बोलनी है और आपका सारा काम वो अंग्रेजी में हो जाएगा। तो क्या हम इसके विपक्ष में जाएंगे या नहीं जाएंगे? चुपचाप सहन कर लेंगे, सीखना शुरू कर देंगे? विपक्ष में जाओगे ना, क्योंकि भाषा वो एकदम से तो चेंज नहीं होगी। तो इन लोगों ने क्या किया? विरोध किया कि ये जो अंग्रेजी है वो हटाई नहीं जानी चाहिए। अगर अंग्रेजी हटाई जाती है तो हमें प्रॉब्लम होती है। अब क्या हुआ, देश अलग अलग राज्यों से मिलकर बना हुआ, तो आपको पता थोड़ी सी दिक्कत होती है तो वो राज्य अपना कह देता है कि उस समय की तो बात ही अलग थी, मुश्किल से तो जोड़ा था इन लोगों ने, बड़ी मुश्किल से इन लोगों को जोड़ा था, और ये वो तो ये छोड़ के गए थे जो अपना देश बनाना चाहता बना लो, मुश्किल से उनको जोड़ा गया था। तो हो सकता तो ये अपनी डिमांड भी करते कि हमें तो अलग कर दो, अभी अपने में शामिल नहीं करना चाहते तो भाषा के तौर पे। तो क्या हुआ, यहां 1963 की बात है, क्योंकि उन्होंने विरोध पहले ही शुरू कर दिया था, उनको पता है 65 में हट जाने के बाद फिर हम क्या करेंगे। तो 1963 के अंदर ये विरोध बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, लोगों ने आत्महत्या की, लोगों ने विरोध किया। आपको पता है किस प्रकार से विरोध होता है। तो 1963 के अंदर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, ठीक है, पंडित जो है
पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उस समय क्या थे, प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने उस विरोध को शांत करने के लिए अंग्रेजी को यथावत रख दिया कि अंग्रेजी है वो अनिश्चित काल के लिए सहायक भाषा के रूप में कार्य करती रहेगी। तो इसलिए आज भी हम अंग्रेजी को सहायक भाषा के रूप में पढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो अगर अब हम तो देखो आज की बात है कि हम सोचते हैं कि जी नेहरू ने गलत कर दिया तो उनको अंग्रेजी हटा देनी चाहिए थी, ठीक है। तो ऐसा उस समय संभव नहीं था। कोई भी देखो समय के अनुसार कि जैसी सिचुएशन होती है, आज हम ये सोचते हैं कि यार हम तो बीकानेर रहते हैं, हमारे दादा परदादा ने बहुत सारे कब्जे किए होते तो आज हम करोड़पति क्या अरबपति होते, अपनी बड़ी प्रॉपर्टी बेच लेते, क्योंकि वो समय के अनुसार सिचुएशन चलती है। हो सकता है वो देश से अलग होने की बात कर रहे हो, तो वो कोई भी नहीं चाहता कि कोई भी अपने देश से, अपने घर से हम किसी भी अपने सदस्य को अलग कर दें। तो कंडीशन के अनुसार उनको 1963 में इसको यथावत रखा गया। किसने रखा गया बेटा जी? जवाहरलाल नेहरू। तो हम ये कह सकते हैं तात्कालिक प्रधान जो मंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको यथावत रख दिया। तो इस प्रकार जो अंग्रेजी है हमारे आज भी सहायक भाषा के रूप में काम करती है। आप बैंक में फॉर्म भरते हो, चाहे डिपॉजिट का है, जमा करवाना है, चाहे पैसा निकालना है, एक तरफ जो इंग्लिश में लिखा जाता है और एक तरफ उसमें हिंदी में लिखा होता है। तो हिंदी हमारी जो राजभाषा उसके सहायक भाषा के रूप में काम करती है। मान लो आप पंजाब चले गए तो एक तरफ तो क्या होगी, पंजाबी होगी, और एक तरफ क्या होगी, वो इंग्लिश होगी। तो राजभाषा के सहायक के रूप में काम करती है वो। क्लियर है ये इतनी बात? तो अपने को ध्यान रखना है कि अंग्रेजी हमारी क्या है बेटा जी? सहायक भाषा। तो किसकी सहायक भाषा? वो जो अपनी राजभाषा है, तो राजभाषाओं की सहायक भाषा है। अंग्रेजी को सहायक भाषा के रूप में कितने वर्ष के लिए रखा गया था? 15 वर्ष। कब से लेकर? तो यहां ध्यान रखना है कि 26 जनवरी 1950 से लेकर 26 जनवरी 1965 तक इसको 15 वर्ष के लिए रखा गया। लेकिन सामाजिक मतलब कि उस समय की जो भी समस्याएं थी उन समस्याओं को ध्यान में रखकर 1963 के बाद, जो 1963 से इसको वापस यथावत रख दिया गया कि अब ये अनिश्चित काल के लिए अंग्रेजी हमारी सहायक भाषा के रूप में रहेगी। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, ये सारी की सारी जो है चीजें पढ़ ली। तो ध्यान देना इधर। तो हिंदी संविधान के अनुसार तो कौन से भाग में हिंदी का उल्लेख है? 17 में। अनुसूची कौन सी है? 8वीं। अनुच्छेद कौन सा? 343 से 351 है। अनुच्छेद 343 में लिखा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी रहेगी और अंकों का जो रूप है वो अंतर्राष्ट्रीय रहेगा। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है, राजभाषा भी है, लेकिन संविधान के अनुसार इसको राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तो आज हमारे पास कुल जो 22 राजभाषाएं हैं, कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 राजभाषाएं हैं। हिंदी भाषा की जो जननी है, इसी में हमने लिखा है, तो वो संस्कृत है। और हिंदी का जो विकास हुआ वो वैदिक संस्कृत से, लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर सौरसेनी अपभ्रंश, फिर पश्चिमी हिंदी और हिंदी ही खड़ी बोली है, और खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है, बस याद रखना। लिपि जो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति कुटिल से, और कुटिल की गुप्त से, और गुप्त के ब्राह्मी से हुई है। फिर हमने कहा कि राष्ट्र जो हमारी भाषा है वो हिंदी है, लेकिन उसको राष्ट्रभाषा कहा जाता है कि जहां जो भी कोई भी राष्ट्र है, कोई भी देश है, उस देश की जो जनता है, जो लोग हैं, जिस भाषा का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं उसको हम राष्ट्रभाषा कहेंगे। लेकिन संविधान के अनुसार जो हमारी हिंदी है उसको राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। इसलिए जब भी हमारा प्रश्न आता है कि हिंदी क्या है, तो हमें जवाब देना कि हिंदी हमारी राजभाषा है। तो राजकीय काम काज के रूप में प्रयोग की जाने वाली भाषा हमारी कौन सी है बेटा? हिंदी ही है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ये जो राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? 1949। हमारा देश कब आजाद होता है? 26 जनवरी 1950 को। सॉरी, हमारा जो संविधान लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है। लेकिन संविधान के अंदर यह बात हमने पहले रख दी थी कि जो हिंदी दिवस है
वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। और ये बात हमने पहले रख दी थी कि जो हिंदी है वो हमारी क्या है, राजभाषा है, तो हमने पहले रख दी थी। वो कब रखी थी, 14 सितंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो जाता है। ठीक है जी। फिर विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी 1975 को नागपुर के, नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर है, नागपुर के अंदर प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। अब आपको बताओ कि ये जो उस समय के एरिया जो है वो उस साइड वाला एरिया कोलकाता और ये वाला एरिया ही क्यों चुना जाता था, बताओ। आपको बताओ कि उस समय हवाई जहाज नहीं थी, समुद्री जहाजों से ये विदेश के लोग, विदेशी जो भी आते थे वो समुद्री मार्ग से जाते थे, और समुद्री मार्गों का सबसे नजदीकी जो एरिया है वो उधर वाले लगता था, इसलिए जो भी कार्य होते थे उस क्षेत्र में ये सारे के सारे होते थे। तो 10 जनवरी 1975 को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी जो भाषा का है विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, उसमें सभी लोगों ने भाग लिया, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाना शुरू हुआ। मातृभाषा जो दिवस है वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी 1952 को बंगाल के जो लोग थे उनको अपनी मातृभाषा को बोलने का फिर से अधिकार दे दिया गया था, इसलिए 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अब इस मातृभाषा दिवस को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा के रूप में जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं कि अंग्रेजी क्या, अंग्रेजी सहायक भाषा है। तो सहायक किसकी भाषा, तो अंग्रेजी जो है वो राज जो भाषा है उनकी सहायक भाषा के रूप में काम करती है, तो हम कह सकते हैं हिंदी की सहायक भाषा। तो हिंदी अपनी क्या है, राजभाषा है। तो 15 वर्ष के लिए इसको सहायक भाषा के रूप में रखा गया था। 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा संविधान लागू होता, उस दिन से लेकर 15 वर्ष अर्थात 26 जनवरी 1965 तक इसको रखा गया था। लेकिन तात्कालिक कारण होने के कारण, जो भी उस समय कारण थे, उन कारणों के कारण 1963 में इसको फिर से आगे बढ़ा दिया था, और उस समय वो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है यहां तक? अब बात करते हैं कुल राजभाषाएं। कुल राजभाषाएं कितनी है बेटा, 22। ठीक है। अब मुझे बताना है कि जो अपना मूल संविधान है, मूल संविधान में कुल राजभाषाएं कितनी थी, जो हम कितनी थी, हाँ, तो मूल संविधान था जो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, उसके अंदर कुल जो राजभाषाएं थी वो थी कितनी थी, 14 थी। अब मैं यहां लिख रहा हूं, बाद में जोड़ी गई राजभाषाएं कितनी हो गई, कितनी हो गई, 8 हो गए। आपको याद रखना है 1 प्लस में 3 प्लस में 4, इस प्रकार से ये 8 भाषाएं हो जाती है, 1 3 4। ठीक है, ये समझ ही होंगे कि जो बाद में जोड़ी गई तो उसमें पहले एक भाषा जोड़ी गई, फिर उसके में 3 जोड़ी गई, फिर उसके बाद में 4 भाषाएं जोड़ी गई, तो ये टोटल हो जाती है 22, टोटल 8 और टोटल हो जाती है 22। अब ये बाद में जोड़ी जाने का मतलब है संविधान में संशोधन करके इन भाषाओं को जोड़ा गया था, संविधान में संशोधन करके इन भाषाओं को जोड़ा गया था। तो 22 भाषाएं कौन सी है और ये 14 भाषाएं कौन सी है, और बाद में जोड़ी जाने वाली भाषाएं कौन सी है, बाद में जोड़ी जाने वाली भाषाएं कौन सी, तो ये अपन कल कर ले, ये कल कर ले। तो आपको 8 भाषाएं पता है कि कौन कौन सी है, या 14 पता है कौन कौन सी है, या 22 पता है कौन कौन सी है। इस बार आपको पता है रीट में एक प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से राजभाषा नहीं है, निम्नलिखित में से राजभाषा नहीं है। तो यदि जिस बंदे को ये 22 भाषाएं आ रही थी, जिस बंदे को ये 22 भाषाएं आ रही थी, उन्होंने तो लिख दिया कि ये राजभाषा के अंदर नहीं रखा जाता, और जिनको नहीं आती थी वो नहीं रखी जाती। तो क्या 22 भाषाएं याद करके ला सकते हो, आप ला सकते हो कल?
चलो, तो शेरो शायरी थोड़ी बहुत आप कर लेते हो? हिंदी के तो कर ही लेते हो ना, तो आप कर लेते हो थोड़ी बहुत? सुननी है मुझे, अभी पढ़ाते पढ़ाते मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत थोड़ा सा ऐसे हो जाए कि इंजॉय सा हो जाए थोड़ा। आप तो सुनाई दोगे, आपने कहा कि हम हिंदी के सुनाई देंगे। हाँ जी, आप जब मैं नहीं। तो एक पुराने जमाने का शेर है, आपको पता है पुराने जमाने के अंदर जो टैक्सियां लिखी होती थी ट्रकों के पीछे, तो आज भी लिखा होता है। तो इस प्रकार से ना पुराने जमाने के अंदर ना शेर व शायरी खूब थी। मैं आपको बता दूं कि मैंने जो टैक्सी का जो प्रचलन है, सबसे ज्यादा जो टैक्सी अपने बीकानेर के अंदर है। आपको, आप कहीं भी जाओ, सबसे ज्यादा जो टैक्सी मिलती है वो कहाँ मिलती है? तो जब मैंने पहले के समय कभी एक दो बार जब यहाँ का सफ़र किया, बीकानेर में आया, तो जो टैक्सी में बैठते थे तो उस टैक्सी के अंदर ना पूरी की पूरी शेर व शायरी से भरी होती थी। मतलब ये किसी कहीं से अपने को बैठना और दूसरी जगह जाना, तो हमें पता लगता था कि ये हमारा यहाँ से लेके वहाँ तक चले गए। हम बीकानेर को भी नहीं देख पाते थे क्योंकि हम तो शेर व शायरी पढ़ने में हमारा टाइम चला जाता था। खैर अब तो लिखना बंद हो गया, लेकिन पुरानी जो टैक्सी हैं उनमें आज भी बड़ा सारा एक वूफर, एक डीजे लगाया जाता है, साउंड लगाया जाता है और शेर व शायरी लिखी जाती है। तो एक ना शायरी थी, आप समझना, ठीक है, अदरवाइज भी मत लेना। तो क्या थी कि तोता उड़ा पंजाब से, सुना किसी ने? हाँ सुना है ना। तो भगवान, ये बड़ी अच्छी बात है कि कोई तो मेरे जमाने का है ना, क्लास में कोई तो मेरे जमाने का है। तो तोता उड़ा पंजाब से जा बैठा कश्मीर, मिलने को दिल करता है मिलने नहीं देती तकदीर। याद हो गया आपको? तो दोबारा सुनो, तोता उड़ा पंजाब से जा बैठा कश्मीर, मिलने को दिल करता है मिलने नहीं देते तकदीर। दोबारा से सुनो कि तोता उड़ा पंजाब से जा बैठा कश्मीर, मिलने को दिल करता है मिलने नहीं देती तकदीर। याद हो गया? कल सुना दोगे मेरे को ये वाला? सुना दोगे यस या नो? सुना दोगे कि तोता उड़ा पंजाब से जा बैठा कश्मीर, मिलने को दिल करता है मिलने नहीं देती तकदीर। तो क्या हो गया? हाँ, तो ये आपकी बिल्कुल आपने सही समझा कि ये ही क्यों मैं याद करवा रहा हूं कि ये शेर याद करना है आपको। जो 22 की 22 भाषाएं वो आपको याद हो जाएगी। कल आप याद करके लाओगे तो ये जो 22 की 22 भाषाएं वो सारी के सारी आपको यहां आपकी सारी की सारी भाषाएं मिल जाएगी। कि तोता उड़ा पंजाब से जा बैठा कश्मीर, मिलने को दिल करता है मिलने नहीं देती तकदीर। तो आपको मैंने शेर नहीं याद करवाया, मैंने आपको ये 22 की 22 राजभाषाएं याद करवा दी है। ठीक है, तो आपको अपने दिमाग पे लोड नहीं देना, अच्छा है ना। लेकिन रियली अच्छा है कि आपको कौन सी अब फिर 8 भाषाएं, तो 8 भाषाएं आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। तो 8 भाषाएं याद करने के लिए आपको याद करना है कि जो सेंधा नमक है ना, सेंधा नमक, बोर्ड मास क्या होता है ये बताओ? बोर्ड मास क्या होता है? ये कल मैं करवाऊंगा आपको, कल के लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा कर रहा हूं। बोर्ड मास जानते हो क्या होता है? बोर्ड मास, बोर्ड मास नहीं जानते? बोर्ड मास का नियम लगता है ना मैथ के अंदर, पहले ब्रैकेट हटाओ, फिर ऑफ हटाओ, फिर वो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है। तो इस प्रकार से क्रम से आपको हटाना होता है वो। तो उस प्रकार से आपको पहले डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, तो वो बोर्ड मास का नियम लग जाता है। तो बोर्ड मास जानते हो अब क्या होता है? तो आपको सेंधा नमक है ना बोर्ड मास पर लगा के खाना चाहिए, पाचन शक्ति ठीक रहती है। सेंधा नमक बोर्ड मास पर लगाकर खाना चाहिए। सेंधा नमक कैसे खाना चाहिए? बोर्ड मास पर लगा के खाना चाहिए ताकि पाचन शक्ति ठीक हो जाए। तो जो 8 भाषाएं ना, तो आपको याद होगी कि सेंधा नमक बोर्ड मास पर लगा के खाना चाहिए। सेंधा से याद रख लेना सिंधी, नमक से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी याद रखेगा। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। बोर्ड मास से बो से बोडो, डै से डोगरी, एम से मैथिली और सै से संथाली। बूढ़ी डोगरी, इसका दूसरा भी बूढ़ी डोगरी, बूढ़ी डोगरी बताओ, इसका दूसरा बूढ़ी डोगरी। तो बूढ़ी डोगरी से बोडो डोगरी, मैथिली, संथाली। तो याद रखना है कि सेंधा नमक बूढ़ी डोगरी थाली में सजाती है। सेंधा नमक बूढ़ी डोगरी थाली में सजाती है, ऐसे भी याद करो। नहीं तो बट पहले वाला अच्छा है कि सेंधा नमक बोर्ड मास पर लगाकर खाना चाहिए। और 22 वाला कौन सा है? तोता उड़ा पंजाब से जा बैठा कश्मीर, मिलने को दिल करता मिलने नहीं देती तकदीर। तो ये इतना सा याद करके लेना और ये सारा आपको याद है।
बस, ठीक है। तो ये हम कल अच्छे से इसको याद करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट जो कल का है, तो हमारा जो साहित्य वाला आता है, तो ये तो हमने कल पढ़ ही लिया था, ये याद है आपको? थोड़ा सा पूछ लूं मैं, आपको इधर देखना नहीं है, फिर भी मैं पूछ लेता हूं। आपको बताना है कि जो मतलब कि आप करके सर हमें तो याद है ना, भक्त, हाँ अच्छा कह रहे हो सर स्लाइड को हटा दो, हमें हमारी जो नजर है वो टेढ़ी इधर चली जा सकती है, तो प्लीज आप हटा ही दो। सुनिए बेटा, तो मुझे बताना है कि जो भक्त नामावली है वो किसकी रचना है? ध्रुवदास की, ठीक है। जो कवि माला है वो किसकी है? हरि राय की है। और भक्तमाल किसकी है? नवभादास की है। कालिदास हजारा किसकी है? कालिदास त्रिवेदी की है। 252 व 84 वैष्णव की वार्ता किसकी है? गोकुलनाथ की है, ठीक है जी। सुंदरी तिलक किसकी है? सुंदरी तिलक किसकी है? हरिश्चंद्र की। सुंदरी तिलक किसकी है? हरिश्चंद्र की। उसके बाद में आता है आपका गुरु ग्रंथ साहिब किसका है? गुरु अर्जुन देव जी का है। गुरु ग्रंथ साहिब अर्जुन देव जी का है। कौन सी रचना रहेगी? हाँ, काव्य निर्णय किसका है? काव्य निर्णय किसका है? भिखारी दास का है। तो इस प्रकार से लगभग आपको, हाँ, विचित्रोपदेश किसका है? कक्षेदी का है। तो ये लगभग आपको सारा याद हो गया, ठीक। आगे वाली कौन सी रह गई? ये तो सारी हो गई, ठीक है। कौन सा याद रहेगी? ये वाला, वो सारी याद हो जाएगी, टेंशन मत लो। अब आपने गासरा तासी की बात कर लेते। तासी कहां के थे? फ्रांस के थे। कौन सी भाषा की बात की उन्होंने? फ्रेंच भाषा में। हिंदी साहित्य का जो इतिहास लेखन है उसका जो प्रथम प्रयास है वो किसने किया था? तौसी ने किया। उसकी रचना का नाम क्या है? इस्तावर। बस इतना याद रख लेना, इस्तावर है। इस्तावर से आपको सारा कुछ याद रह जाएगा, ठीक है जी। इस्तावर द लालेत्युत्र एंदो हिंदुस्तानी कब प्रकाशित हुई थी? 1839 39 में। कितने संस्करण थे इसके? कितने भाग थे इसके? 5 भाग थे। जो प्रथम संस्करण है उसके जो 2 भाग थे वो कब प्रकाशित हुए थे? 1839 व 1847। जो दूसरा संस्करण था उसके कितने भाग थे? 3। कब कब प्रकाशित हुए थे? पहला व दूसरा 1870, और जो दूसरा था वो 1871 में प्रकाशित हुआ था। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। उसके बाद में इसमें कुल कवि कितने थे? 738। हिंदी के कितने थे? 72 कवि थे। इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? और उर्दू किसने किया था? आप मेरे से बुला देते, करीमुद्दीन, हाँ ठीक है, ससुरा, हाँ वो याद रह गया। और इसकी लक्ष्मी सागर की रचना का नाम क्या था? हाँ? तो जो लक्ष्मी सागर ने जो पुस्तक लिखी थी वो क्या था ना, उसका नाम क्या था? हिंदुई साहित्य का इतिहास। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो लगभग ये भी अपने को याद हो गया है ना। ठीक है, ये अपने को लगभग याद हो गया। यह ग्रंथ महारानी विक्टोरिया को रजिया सुल्तान के समान योग्य शासिका मानने के लिए उनको समर्पित किया गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको बहुत बड़ा संग्रह, वृत्त संग्रह कहा गया था। इसमें नामकरण व काल विभाजन का कोई भी नियम नहीं था। आज अपने को याद करना है यहां से, यहीं से याद करना है बेटा जी। तो बिल्कुल जी, अपने याद करते हैं इसको यहीं से। ठीक है जी, आ जाओ जी, इसको यहीं से याद करते हैं। तो आपको बताना है कि जो सेकंड नंबर पे जो प्रयास किया था वो किया था पंडित महेश दत्त शुक्ल ने किया था, और भाषा काव्य संग्रह के नाम से किया था 1873। इनका जो इतिहास है वो इतिहास के रूप में रखा नहीं जाता, क्योंकि इन्होंने कुछ ही कवियों का वर्णन किया था, उसके बाद में अधूरा छोड़ दिया गया था, इसलिए इसको इतिहास की श्रेणी में रखा नहीं जाता। इसलिए सेकंड नंबर पे कौन आ जाते हैं बेटा जी? शिव सिंह सेंगर आ जाते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि भाषा काव्य संग्रह किसका है, भाषा काव्य संग्रह किसका है, तो पंडित महेश दत्त शुक्ल का जो है, जो 1873 में प्रकाशित हुआ था। उसने अपने इतिहास में कुछ ही कवियों का विवरण लिखा था। फिर आते हैं सेकंड नंबर पे शिव सिंह सेंगर।
शिव सिंह सेंगर से याद रखना है कि शिव सिंह सरोज इनकी रचना थी जो 1883 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1003 कवियों का विवरण लिखा था इसने। ठीक है, 1003 कवियों का विवरण लिखा था। और हिंदी इतिहास लेखन की ये दूसरी परंपरा थी और हिंदी में लिखा गया ये प्रथम प्रयास था। हिंदी में लिखा गया ये प्रथम प्रयास था। और ये भी जो लिखा था ना, वो कौन सी भाषा में लिखा था? हिंदी में लिखा गया था। लेकिन ये इतिहास की श्रेणी में रखा नहीं जाता, इसलिए हम सेकंड नंबर पे किसको रखते हैं? शिव सिंह सेंगर को रखते हैं। इसका जो प्रकाशन है वो नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ था। इसने भी कवियों की रचना, उनका जन्म काल अर्थात जीवन चरित्र के बारे में लिखा था। इन्होंने आदिकाल का जो प्रारंभ है 770 ईस्वी से विक्रमी संवत से माना है। तो 770 याद आपको रखना है कि आदिकाल को इन्होंने 770 से प्रारंभ माना है। इन्होंने हिंदी का जो पहला कवि है वो पुष्यपुंड को माना है, कि हिंदी का जो प्रथम कवि है किसको माना है? इन्होंने पुष्यपुंड को माना है। तो आपको इतना सा याद रखना है कि शिव सिंह सेंगर है, उन्होंने इतिहास लेखन की दूसरी उनका प्रयास था और हिंदी में लिखने वाला पहला प्रयास था। इनकी जो रचना है वो शिव सिंह सरोज है, 1883 में प्रकाशित होती है। 1003 कवियों का वर्णन है और वर्णानुक्रम पद्धति में प्रयोग किया गया था। पुष्यपुंड को पहला कवि माना है इन्होंने, पुष्यपुंड को पहला कवि माना है और 770 से इन्होंने आदिकाल का प्रारंभ माना है। ठीक है, याद रह जाएगा बेटा जी, याद रह जाएगा ना उतना सा। अब आते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ये आयरलैंड के निवासी थे। ये कहां के निवासी थे? आयरलैंड के, अर्थात ये एक अंग्रेज थे। हम ये कहते हैं ये एक अंग्रेज थे, इसलिए इन्होंने अपनी जो रचना है वो कौन सी भाषा में लिखी थी? अंग्रेजी में लिखी थी। कौन सी भाषा में लिखी थी? अंग्रेजी में लिखी थी। तो रचना है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, अर्थात इनका जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये नाम याद रखना है, द मॉडर्न। ठीक है, आधुनिक मतलब की। पद्धति कौन सी थी? कालानुक्रम। काल क्रम के अनुसार इन्होंने सबसे पहले ही विभाजन किया था और सबसे पहले जो इतिहास ग्रंथ जो सही मायने में इतिहास है तो वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का ही माना जाता है, क्योंकि इसने अपने इतिहास को भागों में बांट दिया गया था समय के अनुसार। अब इसने वो परंपरा छोड़ दी गई थी कि अनार से आने वाला कवि पहले लिखा जाएगा, क वाला उसके बाद, फिर च वाला उसके बाद, फिर ट वाला उसके बाद। तो परंपरा छोड़कर इसने ये कहा कि जो पहले है, मान लो जो 1000 से वो पहले आएगा, 2000 वाला बाद में आएगा, 3000 वाला उसके बाद में आएगा। तो क्रम से इसने समय के अनुसार इसको बांटा। तो पहला इतिहास था जिसको काल क्रम के अनुसार बांटा गया और यह पद्धति सबसे श्रेष्ठ पद्धति भी मानी गई, क्योंकि बाद में आने वाला बाद में जोड़ा गया। अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था और इसका जो समय था प्रकाशित होने का वो 1888 था। पद्धति कौन सी थी? कालानुक्रम थी। भाषा कौन सी थी? अंग्रेजी थी। प्रकाशित कब हुआ था? 1888 में हुआ था। इसके जो कवि हैं वो कुल कवि कितने हैं? 952 कवि थे और जो केवल और केवल किसके थे बेटा? हिंदी के थे। लेखन का संदर्भ, अब देखो जैसे जैसे आगे आगे कवि आए तो उन्होंने जो पहले की जो किताबें थी उनको उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया। आज एक छोटी सी बात बता देता हूं कि आप लोग हैं चाहे हम हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप इसका प्रयोग करोगे, न कि जो साहित्य ग्रंथ है उनका प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे बेटा जी? आप पढ़ने के लिए किसके नोट्स का प्रयोग करोगे? जो हम पढ़ रहे हैं और जो आसान है उसी का प्रयोग करोगे। तो इस प्रकार ये जो जैसे जैसे लोग जो साहित्यकार आते गए, उन्होंने जो इनसे पहले जो साहित्यकार थे उनकी रचनाएं थी उनको फॉलो करते गए, उसके अनुसार ये आगे बढ़ते गए। तो इसने भी तौसी के द्वारा, शिव सिंह सेंगर के द्वारा और अन्य जो वार्ता साहित्य थे उनको आधार बनाकर अपना साहित्य लिखा था। प्रथम ग्रंथ था जो काल क्रम के अनुसार लिखा गया था। काल क्रम के अनुसार लिखा जाने वाला प्रथम ग्रंथ था। कितने भागों में लिखा था? 11 प्लस में 11 भागों में लिखा गया था। और इसका जो प्रकाशन है वो कहां से हुआ था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से हुआ था।
तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की एक पत्रिका थी जिसमें एक विशेष अंक के रूप में छपा था। अब ये विशेष अंक के रूप में छपने का क्या है, मतलब क्या है? आप ना पत्रिका पढ़ते हो, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर पढ़ते हो, उसमें ना आपने देखा होगा कि संडे का या फिर बुधवार का या ऐसे कोई डे निश्चित होता है, उसमें ना वह उस पत्रिका वाले एक विशेष अंक निकालते हैं, चाहे वो बच्चों के लिए निकालें, चाहे वो हेल्थ के रिगार्डिंग निकालें, चाहे कोई भी निकालें। देखा आपने, देखा ना? तो उस प्रकार से क्या हुआ, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका थी, उसमें इस साहित्य को एक विशेष अंक के रूप में प्रकाशित किया गया था। तो उसकी पत्रिका में नहीं दिया था, एक विशेष अंक के रूप में अलग से लोगों तक इसको पहुंचाया गया था। तो सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा बेटा जी? सही अर्थ में, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास वो कौन सा माना जाता है? कौन सा माना जाता है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा था अंग्रेजी भाषा में, जो 1888 में प्रकाशित हुआ था। यह जो प्रकाशन हुआ था सबसे पहले, वो किस रूप में हुआ था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के विशेष अंक के रूप में इसको प्रकाशित किया गया था। महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि जो ग्रियर्सन है उसने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो भक्ति काल है ना, बहुत अच्छा लिखा था, और इसने इतना अच्छा भक्ति काल लिखा था कि पूरे साहित्य के अंदर जो भक्ति काल एक स्वर्ण युग बनकर रह गया। जो भक्ति काल है वो क्या है? स्वर्ण युग है। तो हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है वो कौन से काल को कहा जाता है बेटा? भक्ति काल को कहा जाता है। और भक्ति काल को स्वर्ण युग कहने वाले बंदे कौन हैं? ग्रियर्सन है। तो ये प्रश्न आता है कि हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है वो कौन सा काल है? भक्ति काल। तो भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग किसने कहा था? ग्रियर्सन ने कहा था। तो महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग मानना। तो आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य में जो भक्ति काल और भक्ति काल को स्वर्ण युग कहने वाला बंदा कौन था? ग्रियर्सन। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रियर्सन ने भक्ति काल को क्या कहा? स्वर्ण युग कहा था, क्योंकि सबसे ज्यादा अच्छा लिखा गया था, इफेक्टिव था। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया गया था। किस नाम से किया गया था? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस नाम से किसने किया था? किशोरीलाल ने। आपको पता है कि हमारे पास दो इतिहास थे जो अन्य डिफरेंस भाषा में थे, एक तो फ्रेंच वाला था और एक कौन सा था? अंग्रेजी वाला था। अंग्रेजी वाला था। तो आपको मैंने याद करवाया था, यहां एक नाम याद करवाया था, लक्ष्मी और किशोरी, ये नाम याद करवाया था। तो यहां लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय आ जाएगा जिसने हिंदी में अनुवाद किया था। इसने सेम नाम रखा लेकिन एंदोई हिंदी साहित्य का इतिहास रख लिया, और इसने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से इसको लिखा। और डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त द्वारा 1957 में इसको प्रकाशित भी करवाया गया। आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर किशोरीलाल के इतिहास का नाम क्या, तो क्या बताओगे बेटा? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। आपसे पूछा जाए कि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के हिंदी साहित्य का इतिहास का नाम क्या है? क्या? एंदोई वाला, बस इतना सा याद रख लेना है। तो भक्ति काल को स्वर्ण युग कहना ग्रियर्सन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। भक्ति काल को एक नाम दिया गया था, भक्ति काल को 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल का। इसके जब हम काल विभाजन पढ़ेंगे, इसके साथ नहीं पढ़ेंगे, मैं काल विभाजन सभी के अलग अलग पढ़ाऊंगा आपको कि काल जो विभाजन है वो 11 भागों में, 8 भागों में, 5 भागों में, 4 भागों में, 3 भागों में, 2 भागों में किसने क्या क्या किया। तो हम काल विभाजन को अलग से ही पढ़ेंगे सबको एक। जब हम अलग से पढ़ने का मतलब क्या है कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो मिश्र बंधु है उन्होंने क्या लिखा, जो ग्रियर्सन है उसने क्या लिखा, उसके बाद में शुक्ल आता है उसने क्या लिखा, राम कुमार वर्मा ने क्या लिखा, ठीक है, और उसके बाद में गणपत चंद्र गुप्त ने क्या लिखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा, और डॉक्टर नगेंद्र ने किस प्रकार से काल विभाजन किया। तो हम उनको अलग से एक साथ कंपैरिजन में पढ़ सकते हैं। लेकिन यहां हम पढ़ते हैं ना, तो यहां पढ़ने के बाद फिर वो आगे वाले हमें याद नहीं रहते, इसलिए मैंने काल विभाजन का बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने छोड़ दी। और जब इसके नामकरण की बात करेंगे, जो नामकरण आता है ना कि आदि काल को जो अलग अलग जो साहित्यकार थे उन्होंने अलग अलग नाम दिए,
फिर भक्ति काल को भी नाम दिए, रीति काल को भी नाम दिए और आदि काल को भी उन्होंने नाम दिए। तो ये नाम भी हम उस नामकरण में अलग से पढ़ेंगे। फिर हम अलग से पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ है, वो कौन कौन जो इतिहासकार थे जिन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखे। तो कम से कम हम 50-60 ग्रंथ हमें ऐसे याद करने। कितने याद हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल याद हो जाएंगे, बिल्कुल इजीली याद हो जाएंगे। आप कहोगे सर ये तो हमें बड़े अच्छे से आते हैं, बड़े अच्छे से आते हैं, तो वो भी अपने को अलग से याद करने। तो क्या होता है कि जब हम इनके बारे में कई बार क्या होता है कि हम जब पढ़ते हैं तो इसी के अंदर इसने भक्ति काल को क्या कहा, इसने आदि काल को क्या कहा, इसने रीति काल को क्या कहा, तो हम सारी बातें इसी के साथ हम लिख देते हैं। रीति काल को इसने रीति काल कहा, हाँ रीति काव्य कहा, तो भक्ति काल को 15वीं शताब्दी का पुनर्जागरण काल कहा और आदि काल को इसने चारण काल कहा। तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर साथ में नहीं लिखेंगे, हम इनको अलग से पढ़ेंगे और वहां जाकर ये हमें याद हो जाएगा कि इस बंधनी ये का, इस बंधनी ये का। तो भक्ति काल क्योंकि इसने इसको क्या कहा है, स्वर्ण युग कहा है, और इसलिए 15वीं शताब्दी का ये क्या हो गया, धार्मिक पुनर्जागरण काल। धार्मिक, हमारे साहित्य में 2 पुनर्जागरण हुए हैं, एक तो धार्मिक पुनर्जागरण है और एक ओनली फॉर पुनर्जागरण काल है। तो भारतेंदु युग का दूसरा नाम क्या था, पुनर्जागरण था, और द्विवेदी युग का दूसरा नाम क्या था, जागरण सुधार काल था। ठीक है, तो यहां भी पुनर्जागरण है और वहां भी पुनर्जागरण। डिफरेंस क्या आएगा कि जो भक्ति काल है उसके साथ क्या लिखा होगा, धार्मिक लिखा होगा। आपसे पूछ लिया जाए धार्मिक पुनर्जागरण, तो ये नहीं बताना कि भारतेंदु युग आ गया। भारतेंदु युग पुनर्जागरण काल और द्विवेदी युग जागरण सुधार काल हो जाएगा, और फिर ये धार्मिक पुनर्जागरण काल हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात आपको जो याद रखनी है कि इसने जो अपने साहित्य ग्रंथ के अंदर जो काल विभाजन किया था, उसके साथ साथ काल क्रम के अनुसार तो बांटा ही था, लेकिन इसने उनको प्रवृत्तियों के आधार पर स्पष्ट किया था। तभी तो वो लिखता है यहां 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। ये धार्मिक पुनर्जागरण का मतलब प्रवृत्तियों के आधार पर, उस समय की जो विशेषताओं के आधार पर लिखा था। ब्रिटिश शासन के अंदर हिंदुस्तान, तो ये उस समय की बात है। तुलसीदास लिख देता है, तुलसीदास की प्रवृत्ति कवि लिख देता है, ब्रज भाषा वाली बातें लिख देता है। तो उस समय जो समाज में हुआ था उसी के आधार पर इसने अपने साहित्य का क्या किया था, नामकरण। तो इसलिए इसने उस समय की जो प्रवृत्तियां थी उसको भी स्पष्ट किया है। प्रवृत्तियों का मतलब उस समय की जो विशेषताएं थी उनको स्पष्ट किया। तो काल क्रम के अनुसार के साथ साथ इन्होंने प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया था। उर्दू व फारसी कवियों को स्थान नहीं दिया, केवल और केवल हिंदी कवियों को स्थान दिया था, और वो हिंदी कवि थे 952। कितने कवि थे बेटा, 952 थे। तो फिर से एक बार इसके बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा जी। हम पढ़ रहे हैं तीसरा प्रयास। कौन सा प्रयास पढ़ रहे हैं बेटा, तीसरा, जो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा था, जो आयरलैंड का था, जो अंग्रेजी में अपनी इस साहित्य को लिखा। इनके साहित्य ग्रंथ का नाम था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये मैंने इसको आसान भाषा में लिखने के लिए यहाँ रचना, यहाँ पद्धति, यहाँ भाषा, या समय, या कवि इस प्रकार से लिखा ताकि अपने को शॉर्टकट तरीके से याद हो जाए, क्योंकि अपनी जब लंबी लाइनें याद करते तो अपने को याद होता भी नहीं है। पद्धति कौन सी है, काल क्रमानुसार। अपने ये नहीं लिखेंगे कि जॉर्ज अब्राहम ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के अंदर काल क्रमानुसार पद्धति का प्रयोग किया। जब इस प्रकार से लाइनें पढ़ते हैं तो हमें आधा तो बातें याद भी नहीं रहती। फिर भाषा कौन सी होगी, अंग्रेजी। प्रकाशन कब हो गया, 1888 हो गया। आपको पता है ये जो चीजें मैं पूछ रहा हूं, ये सारी की सारी जो फर्स्ट दिन चार्ट बनाया तो वो चीजें याद आ रही है आपको, वही याद आ रही है ना। इसलिए बोले वो याद हो गया तो ये तो सारी चीजें बड़ी आसान हो गई। अगर हम पहले दिन इसको ऐसे पढ़ते ना और वो चीज ना पढ़ते तो मुझे नहीं लगता था कि हम समय समय ऐसा कुछ याद हो जाता। इसलिए आज मैंने भाषा आपको 22 भाषा की बात की। अब अपना बेस बन गया, कल उस बेस के आधार पर हम आसानी से याद कर लेंगे। तो फिर यहां लेखन का संदर्भ है, इसने तौसी का ग्रंथ लिया, शिव सेंगर का ग्रंथ लिया और वार्ता साहित्य और अन्य ग्रंथों की जो सहयोग लिया। प्रथम ग्रंथ था जिसको काल कर्म के अनुसार बांटा गया था और इसको एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो पत्रिका के विशेष अंक के रूप में इसको छपवाया गया था। सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इसी ग्रंथ को माना जाता है और महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि इसने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। दूसरा, इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किशोरीलाल गुप्त ने किया था। हिंदी साहित्य के
प्रथम इतिहास के नाम से किया था। हिंदी साहित्य का प्रारंभ इसने 700 से माना है, ये लाइन रह गई थी, सॉरी। हिंदी का प्रारंभ इसने 700 से माना, लेकिन 770 से किसने माना है? 770 से किसने माना है? शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का जो प्रारंभ है 770 से माना है, और ग्रियर्सन ने आधुनिक काल बोल दिया मैंने। हिंदी का प्रारंभ ही हो गया वो वैसे नहीं नहीं, वो हिंदी का प्रारंभ हो गया, तो आदिकाल ही हो गया। हिंदी का प्रारंभ इसने मतलब आदिकाल का जो प्रारंभ है इसने उसने 770 मान लिया, और इसने आदिकाल का जो प्रारंभ है वो कब से मान लिया? तो 700 से मान लिया। हिंदी साहित्य का प्रारंभ अर्थात आदिकाल का जो इसने माना है 700 से माना है, और इसने आदिकाल को क्या नाम दिया? चारण काल नाम दिया। ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया था? चारण काल नाम दिया था, याद रखना। भक्ति काल स्वर्ण युग है, यह उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। धार्मिक पुनर्जागरण कहा इसने भक्ति काल को, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। काल कर्म के अनुसार प्रवृत्तियों को भी साथ में लिया, और उर्दू या फारसी कवियों का प्रयोग का स्थान नहीं दिया, और 952 हिंदी के कवियों को स्थान दिया। ये याद हो गया आपको। अब नाम आता है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु, बंधु है तो भाई है, भाई है तो 3 भाई है, एक गणेश है, एक शुक है, और एक श्याम है। ठीक है, एक गणेश है, एक शुक है, और एक श्याम है। तो मिश्र बंधु जो है, इनका ग्रंथ का नाम है मिश्र बंधु विनोद, जो कौन सी भाषा में लिखा गया था बेटा? हिंदी में लिखा गया था। इस ग्रंथ के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। ठीक है, इसकी पद्धति भी कौन सी थी बेटा? कालानुक्रम थी। कितने भागों में बांटा था इसने? सॉरी 8 भागों में। ठीक है, 5 + 3 वो याद रह जाता है, 5 + में 3। 5 मतलब सीधे सीधे थे, और 3 वो पूर्व और उत्तर, पूर्व और उत्तर, और पूर्व और उत्तर के नाम से जो उत्तर वाले जो 3 बच जाते हैं। एक काल के 2 नाम दिए, एक पूर्व मध्यकाल जैसे उत्तर मध्यकाल, तो उस प्रकार से जो नाम दिए, तो इसने उसी प्रकार से 8 टोटल हो गए। भाषा कौन सी थी? कवियों को कुल कितने कवियों का प्रयोग किया गया था? तो इसने कुल 5000 कवियों का उल्लेख किया था। ठीक है, तो जो इसने अपना ग्रंथ लिखा था मिश्र बंधु विनोद, उसके 4 भाग थे। तो समय के अनुसार जो पहला व दूसरा व तीसरा भाग 1913 में प्रकाशित होता है, और इसी का चौथा भाग जो 1934 में प्रकाशित होता है। तो इसके 3 बड़ा ज्यादा था। कितने कवि हैं बेटा? 5000 कवि, तो जो लेंथ ही ज्यादा होता था, तो इसने पार्ट में इसको डिवाइडेशन करके प्रकाशित करा। पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग 1913 में प्रकाशित करवा दिया, और जो बचा हुआ था वो 1934 में प्रकाशित करवाया, अर्थात उस समय तक ये लिख ही रहे थे इसके अंदर। कुल भाग कितने हुए इसके? 8, 5 + में 3, ऐसे याद रखना है। प्रथम बार काल विभाजन का समुचित प्रयास किया गया था, और समुचित प्रयास में आपको यह वाली बात हमेशा याद रखनी है कि इनकी जो पद्धति थी वो काल कर्मानुसार तो थी, और उसके साथ साथ आपने याद रखना है कि तुलनात्मक पद्धति का जो प्रयोग किया था वो किसने किया था? मिश्र बंधुओं ने किया था। अपने इतिहास लेखन के अंदर जो तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया था वो मिश्र बंधुओं ने किया था, और विधेयवादी पद्धति का प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। तो आपको यह याद रखना, तुलनात्मक पद्धति। जो ग्रियर्सन था उसने काल कर्म के साथ साथ प्रवृत्तियों का भी ध्यान रखा था। उसने 11 भागों में बांटा, 11 + 1 12 में बांटा। इसने 5 + 3 8 भागों में इस अपने इतिहास ग्रंथ को बांटा था। तो कौन सी पद्धति का प्रयोग था इसमें? काल कर्मानुसार थी। काल कर्म के अनुसार के अंदर कौन सी थी? तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया था। प्रवृत्ति इतिहासकारों के लिए मिश्र बंधु विनोद आधार ग्रंथ था, और यह कहा जाता है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने स्वयं रीतिकाल का लगभग पाठ कहां से लिया था? अब आपको मैं बता दूं कि रीतिकाल तो लगभग वहां से पूरा उठा लिया। इस बंदे ने अपना जो इतिहास ग्रंथ लिखा था, अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूरा का पूरा लगभग
मिश्र बंधु विनोद से ही लिखा था। लेकिन उसने 5000 कवि रखे थे, इसने 1000 कवि रखे थे। जो इसको इंपॉर्टेंट लगा वो रख दिया। जैसे अब देखो मैं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट रूप के रूप में रख रहा हूं, छोटा छोटा लिख रहा हूं, जो चीजें हमें चाहिए वो लिख रहे हैं अपन। तो इस प्रकार से शुक्ल ने भी उसको शॉर्टकट करके लिख दिया। तो परवर्ती का मतलब क्या है यहां पे बताइए? परवर्ती का मतलब है, हाँ, मतलब कि जो मिश्र बंधु है ना, उसके बाद जो कवि आए, उन आगे आने वाले, हम ये कहें कि आगे आने वाले कवियों ने इसको, इस ग्रंथ को अपना क्या मान लिया? आधार ग्रंथ मान लिया, और इसी के आधार पर अपने जो आगे जो ग्रंथ है वो लिखे उन्होंने। ठीक है, तो परवर्ती इतिहासकारों के लिए मिश्र बंधु विनोद आधार ग्रंथ रहा। स्वयं रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल के कवियों का विवरण जो है वो मिश्र बंधु विनोद से लिया था। पूरा का पूरा रीति काल वहीं से लिया गया है। तो आपको याद रखना है कि जो मिश्र बंधु विनोद है वो तुलनात्मक पद्धति के आधार पर लिखा गया। ठीक है, और ये इसके टोटल 4 भाग थे, पहला, दूसरा, तीसरा भाग। तीसरा भाग 1913 में 3 और तीसरे में भी 3 आता है, तो 3, और 1934 में 4 आता है, और चौथा भाग है। याद रखना, ये 3 आ रहा है, ये 3 भाग है, तो चौथे में 4 आ रहा है, तो ये चौथा भाग है, 1934 आ जाएगा। कालखंड 8 भागों में 5 प्लस में 3। प्रथम बार काल विभाजन का एक बहुत अच्छा प्रयास था, तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया था। आगे आने वाले साहित्यकारों के लिए जो मिश्र बंधु विनोद है वो आधार ग्रंथ रहा। स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल के कवियों का विवरण भी मिश्र बंधु विनोद से ही लिया था। हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ है इन्होंने 643 से माना है। अब 643 यहां क्या लिखा है? अब 643 कितने जोड़ू? हाँ, अच्छा, एक, हाँ, 9, ठीक है, ठीक है। तभी मैं सोच रहा हूं 9 कैसे आ गया इसके अंदर। तो इन्होंने अपना जो इतिहास है आदिकाल का जो प्रारंभ है वो कहां से, कब से माने? और ग्रियर्सन ने भी कब से माने? और शिव सिंह सेंगर ने कब से माने? 700। ठीक है, याद रह जाएगा। मिश्र बंधु कितने भाई थे? श्याम, शुक और गणेश। गणेश, शुक और श्याम, याद रह जाएंगे। ठीक है, मिश्र बंधुओं के प्रिय कवि कौन थे? इन्होंने आज भी जब आप बीए का पेपर देते हो या एमए का पेपर देते हो, ये प्रश्न जरूर पढ़ते हो ना, और पढ़ा भी है ना। और आपने बीए के अंदर या एमए के अंदर इस प्रश्न के बारे में लिखा भी है, लेकिन हमें तो नहीं पता किसने पंगा डाला, क्या लिखा। हम तो ये पढ़े देव बड़े या बिहारी के बारे में बताओ जी, हम वहां तुलना करें, देव ये है जी, बिहारी वो है जी, देव ये है जी, बिहारी वो है ना। पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा? प्रश्न पढ़ा है ना? आप चाहे वन वीक सीरीज में पढ़ के, तो वन वीक सीरीज में भी ये प्रश्न था ना, देव बड़े या बिहारी। तो ये विवाद को जन्म देने वाले कौन थे? मिश्र बंधु। और इनके प्रिय कवि कौन थे? इसमें से देव थे। तो मिश्र बंधु के जो प्रिय कवि कौन? देव। और इन्होंने देव बड़े या बिहारी वाला विवाद किसने? ठीक है, तो ये अपने को याद रहेगा। तो ये आज के लिए इतना ही है बेटा जी, और नेक्स्ट है आपके प्रश्न। तो थोड़ा सा मैं रिवाइज कर लेता हूं मिश्र बंधु विनोद को। तो मिश्र बंधु 3 है, हाँ ठीक है, मैं ये बता देता हूं आपको। चलो ये मैं क्लियर कर देता हूं। ग्रियर्सन परवर्ती के आधार पर, और ये परंपरागत का मतलब है जो पहले से चला आ रहा है, उसी के आधार पर इसने ग्रंथ लिखा। इसने प्रवृत्तियां भी शामिल कर ली, कालक्रम भी ले लिया, तो जिस प्रकार से वो लिखा जा रहा है तो उसी प्रकार से परंपरागत रूप से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, जो परंपरागत रूप में हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास माना जा रहा है, क्योंकि जो परंपरा चल रही थी ना उसके अनुसार ये परंपरागत रूप से हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास था। क्यों? क्योंकि जो परंपराएं चल रही थी उसमें जो काल विभाजन का था, तो ग्रियर्सन के बाद सबसे जो अच्छा काल विभाजन किया था इसने किया था, और 5000 कवियों के बारे में प्रवृत्ति सारा कुछ लिखा था। इसलिए परंपरागत, ये परंपरागत रूप में, लेकिन इसकी पद्धति है वो तुलनात्मक है। याद रखना, ये पद्धति नहीं है, ये तरीका है लिखने का। भी जो पहले चला आ रहा था उसके अनुसार लिखा। यह परंपरागत रूप से हिंदी साहित्य का पहला इतिहास है, लेकिन तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया। काल क्रम के अनुसार इसने
8 भागों में बांटा, जो 5 + 3 थे। 5000 कवि लिए और इसको जो प्रकाशन है वो 4 भागों में किया था। पहला जो है वो पहला, दूसरा, तीसरा 1913 में प्रकाशित करवाया, जो चौथा भाग था 1934 में। और प्रकाशित कब करवाया था, ये समय कब, समय नहीं दिया कि इसके अंदर दे रखा ना 1913, ठीक है, 1913 में प्रकाशित करवाया था। प्रथम बार काल विभाजन का समुचित प्रयास था, तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया था, परिवर्तित जो आगे आने वाले इतिहासकार थे उनका आधार ग्रंथ माना, और स्वयं रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के कवियों का यहां से विवरण लिया। उसके बाद में ये 3 भाई थे, श्याम शुक और गणेश। मिश्र बंधु का प्रिय कवि देव बड़े या बिहारी का विवाद को जन्म किसने दिया था, मिश्र बंधु ने दिया था। क्लियर है, कोई डाउट? मुझे ऐसा लग रहा था कोई डाउट क्लियर हो रहा है। ठीक है जी, अब क्या करना है, थोड़ा सा सांस थोड़ा सा लो और अपने आप को रिलैक्स करो और अपने जो प्रश्न उत्तर हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है जी, आज प्रश्न थोड़े से ज्यादा हैं और हो सकता है आपको थोड़े टफ लगे, मुझे नहीं लगता कि आपको टफ लगेंगे क्योंकि प्रश्न बड़े आसान हैं। ठीक है, तो प्रश्न बड़े आसान हैं, तो आपको प्रश्नों के उत्तर देने। पहला जो प्रश्न मैं पढ़ के सुना देता हूं, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक या थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी तो मैं आपको यहां बता दूंगा। वह साहित्यकार जिसने हिंदी को बद्धी बोली कहा। कोई बात नहीं चलेगा। हिंदी साहित्यकार जिसने हिंदी को बद्धी बोली कहा था, मिश्र बंधुओं ने कहा, या फिर करीमुद्दीन ने कहा, या फिर ग्रियर्सन ने कहा, या फिर ये तौसी ने कहा। तो किसने कहा बेटा जी, करीमुद्दीन ने या मिश्र बंधुओं ने, ग्रियर्सन ने, तौसी ने कहा था? किसने कहा था बेटा? आपको मैंने एक बात और कही थी कि ये वो साहित्यकार है जिसने उर्दू के कवियों को महत्व ज्यादा दिया था और हिंदी को बद्धी बोली कहा था। कौन आएगा बेटा? तौसी आएगा। क्या हमने आप ना कॉमन सेंस लगाना, कॉमन सेंस की बात बताता हूं। क्या हमने करीमुद्दीन के बारे में पढ़ा? नहीं पढ़ा। हम तो ये लिखा कि ससुरे वाली बात है जो किसने की, करीमुद्दीन ने की। इसके अलावा कोई बात हमने पढ़ी? तो आपको कॉमन सेंस यूज करना है। सभी बच्चे सुन लें कि आपको कॉमन सेंस यूज करना, अपना दिमाग यूज नहीं करना, आपको कॉमन सेंस यूज करना। मतलब कॉमन सेंस का मतलब है अपने तरीके से तुक्के नहीं लगाने। हमने पढ़ा ही नहीं जब इसके बारे में, तो ये बात कहां से पढ़ ली कि हाँ भी इसने बद्धी बोली कही है? कॉमन सेंस कहता नहीं ये वाली बात कि जब हम इसके डिटेल में नहीं पढ़ा तो ये बात कहां से आ गई। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा आंसर है बेटा? तौसी आएगा। तो तौसी ने ये कहा था, उसको जो उर्दू के कवि थे वो प्रिय थे, इसलिए इसने टोटल कवि कितने लिए थे? और 72 कवि सिर्फ और सिर्फ किसके रखे थे बेटा? हिंदी के रखे थे, बाकी सब उर्दू वाले रखे थे। क्लियर है ये बात? फिर कहता है कि गारसादा तौसी द्वारा रचित इस्तावर दा ला लेत्योतर एंदुए हिंदुस्तानी। कई बार ये दै भी लिखा हो सकता है और कई बार दा भी लिखा हो सकता है, तो वो आप समझ लेना। ठीक है, तो गारसादा तौसी द्वारा रचित इस्तावर द ला लेत्योतर एंदुए हिंदुस्तानी कितने भागों व संस्करणों में प्रकाशित हुई थी? तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? 3 भाग 1 संस्करण, 5 भाग 2 संस्करण, 2 भाग 3 संस्करण, 4 भाग 4 संस्करण। कितना आ गया बेटा? 2 संस्करण थे, 5 भाग थे, 2 प्लस में 3। पहले संस्करण में 2 और दूसरे संस्करण में 3। बहुत बढ़िया, तो यह आंसर हो गया। गारसादा तौसी द्वारा रचित इस्तावर दा ला लेत्योतर एंदुए हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद किसने किया था? किसने किया था? तो पहला है करीमुद्दीन ने किया था हिंदी अनुवाद, किशोरीलाल गुप्त ने किया था, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था, या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसका हिंदी अनुवाद किया था। तो क्या आएगा बेटा जी आंसर? तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय आएगा। गारसादा तौसी द्वारा रचित इस्तावर दा ला लेत्योतर एंदुए हिंदुस्तानी का उर्दू अनुवाद किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है करीमुद्दीन, दूसरा है किशोरीलाल गुप्त, चौथा है रामकुमार वर्मा और तीसरा है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा जी अपना? करीमुद्दीन। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लेना बेटा। पहली बात तो डाउट
अब होगा नहीं। गारसा द तोसी द्वारा रचित स्थावर द लाल एतुत्र एंदु हिंदुस्तानी कब प्रकाशित हुई थी? 1988, 1913, 1839 और 1052। तो गारसा द तोसी सबसे पहला बंदा है जो फ्रेंच भाषा में लिखने वाला है, तो इसलिए 1839 वाला ऑप्शन अपना सही है। फिर गारसा द तोसी द्वारा रचित स्थावर द लैत्योत्र एंदु हिंदुस्तानी कहां से प्रकाशित हुई थी? नागरी प्रचारणी सभा काशी, नवल किशोर प्रेस लखनऊ, द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ऑफ आयरलैंड, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। सोचो सोचो सोचो। आयरलैंड का निवासी ग्रियर्सन था, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वहां से प्रकाशित नहीं हुई। ये तो नहीं कह सकते कि वहां से प्रकाशित नहीं होती, प्रकाशित करने वाला जो वो है तो वो तो वहीं से करवाएगा। तो उसकी थी द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के विशेषांक के रूप में एक प्रकाशित होती उसकी रचना, लेकिन इसकी तो द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ऑफ आयरलैंड से ही प्रकाशित हुई थी। तो आयरलैंड से आप ना ग्रियर्सन के पास चले गए थे, यहां यही है ना, तो यहां जाना नहीं होता ऐसे। तो गारसा द तोसी ने अपने ग्रंथ स्थावर द लालेतुर एंदु हिंदुस्तानी में कुल कितने कवियों का प्रयोग किया था? कितने कवियों का विवरण लिखा था? तो 952 कवि, 1003 कवि, 738 कवि और 72 कवि। यहां देखना उसने क्या लिखा है, कुल कितने कवियों का। तो कई बार आता है कि सर 72 भी तो कवि थे उसी के, लेकिन वो अगर पूछा जाए कि उसने हिंदी के कुल कितने कवियों का उल्लेख किया था या विवरण लिखा था, तो आएगा 72, लेकिन यहां हिंदी नहीं लिखा, इसलिए क्या आएगा बेटा? 738 आएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है, वर्ण है, शब्द है या फिर वाक्य है? तो क्या है बेटा जी? वर्ण है। ठीक है। अब अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। शब्द है, वाक्य है, पद है या फिर वर्ण है? अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या आएगी? शब्द आएगी। वार्तालाप, बातचीत के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वाक्य है, पद है, अक्षर है या फिर शब्द है? तो क्या आएगा बेटा जी? शब्द आएगा। भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पद है, वाक्य है, ध्वनि है और शब्द है, सबसे बड़ी इकाई। तो भाषा की सबसे जो बड़ी इकाई है वो क्या है बेटा? वाक्य है। भाषा की पूर्ण इकाई भी क्या है? वाक्य, शब्द, वर्ण या फिर ध्वनि। तो ये भी क्या आ जाएगा? वाक्य आ जाएगा। फिर भाषा का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? भाषा का उल्लेख संविधान के कौन से? 346 में किया गया है, 333 में किया गया है, 343 में किया गया है या फिर 351 में किया गया है? 343 में किया गया है। बहुत बढ़िया। भाषा का उल्लेख संविधान की कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो चौथी अनुसूची में, पांचवी अनुसूची में, आठवीं अनुसूची में और सातवीं अनुसूची में। तो आंसर क्या आने वाला है? आठवीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? आठवीं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? वैदिक संस्कृत से हुई है, प्राकृत से हुई है या फिर अपभ्रंश से हुई है या फिर पश्चिमी हिंदी से हुई है? किससे हुई है? पश्चिमी हिंदी से हुई है। तो आज का जो टास्क है वो यही कंप्लीट। तो कितने मार्क्स आए आपके? 15 में से 14 मार्क्स आपके, 15 आपके, 14 आपके, 15। तो ऑनलाइन स्टूडेंट जो क्लास अपलोड होने के बाद में यूट्यूब पर देखते हैं, अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप उस कंडीशन के अंदर आप यूट्यूब पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। अगर इसके
एक्स्ट्रा कोई जानकारी चाहिए तो आप संस्था का जो नंबर दिया है वहां पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारा ये जो बैच है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन जाने वाला है, चलने वाला है, तो आप किसी की भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं। हाँ, आपको लगता है कि सर हमें कोई प्रश्न पूछना है तो प्लीज आप कोई कमेंट में लिख सकते हैं, आपको आंसर दिया जाएगा। ठीक है जी। तो आप थोड़ा सा ध्यान दें कि हमारी जो ये सीरीज चल रही है वो व्याकरण के साथ साथ साहित्य और साहित्य के साथ साथ हमारी जो प्रश्न उत्तर की जो सीरीज चल रही है, डेली के हम जो भी हम पढ़ते हैं उसके प्रश्न उत्तर भी करते हैं ताकि आपका रिवाइज हो जाए और आपको बहुत अच्छे से याद रहे। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में।